डियर स्टूडेंट, हम लोग खगोलीय भूगोल में अब चर्चा जो करने जा रहे हैं वह है तारा। तारा से क्या समझते हैं? तो कहता है कि वह खगोलीय पिंड, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वह खगोलीय पिंड जो ऊष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है तारा कहलाता है। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी व्हिच इमिट्स हीट, ये मेन क्वेश्चन है, हीट एंड लाइट या एनर्जी, ये ख्याल रखेंगे। यही मेन चीज है। वह खगोलीय पिंड जो ऊष्मा तथा क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, ये ख्याल रखेंगे, प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो सूर्य के बारे में अब हम लोग थोड़ा समझ लें। तो ये सूर्य, सन, तो सन क्या है? तो आपने एक ये पढ़ा जो एक तारा है, लेकिन यह एक मध्यम आकार का तारा है, ख्याल रखेंगे। तो मध्यम आकार, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं सबसे बड़ा स्टार जो है अल्फा ओरियोलिस है, इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको। और इस आकार से क्या तात्पर्य है तुरंत हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यह एक मध्यम आकार का तारा है। आकार का मतलब शेप होता है, तो ये क्या आकार से मतलब है तुरंत उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक मध्यम आकार का तारा है, ठीक है। यह पृथ्वी से 109 गुना, ये ख्याल रखेंगे, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। तो इसी में हम दूसरा चीज जोड़ देते हैं, पूछता है कि किस संदर्भ में पृथ्वी से 109 गुना त्रिज्या है, व्यास है, आयतन है, तो ये ख्याल रखेंगे, ये व्यास, इससे दूसरा व्यास के संदर्भ में, शायद समझ गए होंगे। ये सब क्वेश्चन के रूप में बोल रहे हैं। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। तो इसमें आगे तो हम स्केच करके बताएंगे। पृथ्वी जो है थोड़ा समझ लीजिए, इस पर अलग से हम ये करेंगे। तो ये अगर पृथ्वी है तो ये इसका रेडियस है, ये क्या है, डायमीटर हो गया, त्रिज्या। तो ये जो दूरी है 12,756 किलोमीटर, तो इससे ये 109 हो गया। यहाँ लिखे हैं व्यास, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का डबल, ठीक है। तो ये पृथ्वी का, इसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756, इसी को आप आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो इसे एक और भी क्वेश्चन कर लेंगे, जो पृथ्वी की त्रिज्या जो है से लगभग 6400 किलोमीटर है। इस पर आगे हम पृथ्वी का जब संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें ये मिलेगा अगले वीडियो में। तो यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, आप समझ गए होंगे। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी, पृथ्वी से औसत दूरी किसके, सूर्य की, तो ये 14.96, ये हम एग्जैक्ट लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन में कभी कभी ये रहता है 15 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। जहां पर आप हैं, यहाँ से सन जो है इसका कई जगह जरूरत पड़ेगा, ज्वार भाटा में, ग्रहण में, बराबर, तो ऊपर वो अभी उस पर नहीं कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी से एक, तो इसकी औसत दूरी है, औसत, औसत। तो इसका मतलब क्या होगा, औसत है तो अधिकतम न्यूनतम भी होगा। तो स्मॉल ए में लिख रहे हैं, अधिकतम जो इसकी दूरी होती है, अधिकतम दूरी वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इसकी जरूरत फिर पड़ेगी। ये तो न्यूनतम भी तो कोई होगा, तो न्यूनतम दूरी जो है 14.73 करोड़ का, आई होप समझ गए होंगे। यह पृथ्वी से 109 गुना है, तब ये मध्यम आकार का है, ये समझ गए। इसकी ये है। अगला जो इसका पॉइंट आता है, इसका द्रव्यमान, चौथा है, इसका द्रव्यमान 2 × 10⁻27 टन होता है, ये हो गया। इसकी आयु की बात करते हैं
तो इसकी आयु जो है ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, तो 4.525 बिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, लेकिन कोई ऑप्शन 4 से कम वाला नहीं, 5 से ये नहीं देखेंगे। ये हो गया। जो आप पहले से जानते हैं, इसका प्रकाश धरातल तक आने में लगभग जो है से 8 मिनट लगता है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, लगभग लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट जो है से 8 मिनट 18 सेकेंड ये होता है, या पहले से आप जानते होंगे। तो लगभग इसी को 500 सेकेंड पूछा जाता है, तो इसमें हमारी कोई बहुत भूमिका पहले से रखने का चीज है। इसका वेलोसिटी जो होता है, लाइट वेलोसिटी, या पहले से फिजिक्स में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये आप जानते होंगे। ये फिर इसका ये कहता है, अब जो आपको जानना है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसके ये अगर देख लीजिए कि अगर ये सन है तो इसका ये सेंटर है, तो जो आप पहले से जानते हैं, ये इसके अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि इसके बाह्य सतह का, बाह्य सतह क्या है, तो ये तो इसके बाह्य सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सी होता है। ये क्वेश्चन है, आप पहले से जानते हैं। लेकिन ये आंतरिक भाग, ये भाग जो है इसको कोर बोला जाता है, कोर या क्रोड। कोर का अर्थ होता है आंतरिक भाग। तो इसके तापमान जो होता है 1.5 करोड़ डिग्री सी, तो बहुत बड़ा थे उसमें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम बोल दिए हैं। अब इससे रिलेटेड ये बाह्य सतह, इसी को प्रकाश मंडल, इस पर और भी हम कुछ बता रहे हैं, इसी को प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऐसा क्यों, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे जिसका अहम चीज है, जो अगला पॉइंट है आपका 5 या 6 जो है, उसमें आप देखेंगे कि इसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब सूर्य किस किस से रासायनिक रूप से बना होता है। तो सूर्य का रासायनिक संगठन जो होता है, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, ख्याल रखेंगे, केमिकल कंपोजिशंस हो गया। तो इसे 2 क्वेश्चन आता है। पहला है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स एच, ये 71%। ये प्रतिशत आपसे नहीं पूछेगा सबसे अधिक किस चीज से या मुख्यतः। और दूसरा जो होता है हीलियम है, जिसको He2 कहते हैं, तो 26.5% है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है, सन केमिकली मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो आप हाइड्रोजन मारेंगे, मेनली नहीं रहता है तो हाइड्रोजन एलोंग विथ हीलियम, ये आप ख्याल रखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब इससे जो फिजिक्स से जोड़ के हम इसको बताते हैं सूर्य के बारे में, रासायनिक रूप से सूर्य किस चीज से बना हुआ है, तो मुख्यतः रहेगा तो हाइड्रोजन, मुख्यतः नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ हीलियम। परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, परसेंटेज से आपको गलती ना हो, ये हम बता दिए हैं। अब जो यहाँ पर ये कुछ तो मेंस का चीज है, लेकिन थोड़ा उससे हम काट के आपको कुछ समझा देते हैं। ये सूर्य से जो ऊर्जा तैयार होती है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2, ये हीलियम, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। तो ये हीलियम जो बनता है, इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आप पढ़े होंगे उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में, न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ गए, नाभिकीय संलयन। इसमें और कुछ हम बताएंगे। और दूसरा जो है, हीलियम का परमाणु संख्या अधिक होता है, तो ये छोटा, ये क्या हो गया, छोटा से बड़ा। संलयन का मतलब होता है जुटना। चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो छोटा से बड़ा होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। ये तो उधर भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये बड़ा से छोटा होना, ये 2 हाइड्रोजन में बटेगा, तो यह जो है
नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ख्याल रखेंगे। अब इसमें ये तो समझ गए। अब पूछता है जैसे क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से सूर्य किस रूप से मुक्ता बना हुआ है, तो हाइड्रोजन से, और मुक्ता नहीं है तो हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम आप इंसर्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये सूर्य से जो ऊर्जा तैयार होती है, इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मेंस में, बीपीएससी के मेंस में साइंस टेक में पढ़ा जाता है, तो उसकी अभी चिंता मत करें। तो सूर्य से जो ऊर्जा तैयार होती है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ये जल्दी खत्म नहीं होता है, इस कारण लिखने वाला में आता है। और ये न वातावरण को प्रदूषित करता है, न डिग्रेड करता है, न इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है, न ये पोल्यूट करता है। ये सबसे बड़ी इसकी अहम भूमिका है। ऊर्जा संकट है तो विकल्प के रूप में यही सब है। तो मेंस का मॉडल तो उस पर नहीं, उस पर अभी ज्यादा आप बर्डन मत ले, जब पीटी करेंगे तो उस पर बात हम करेंगे। तो ये ऊर्जा मुख्य रूप से अगर पूछता है तो सूर्य के आंतरिक तल माने कोर में ऊर्जा जो तैयार होती है, क्वेश्चन के रूप में बोल रहा है, तो मुख्यतः रहेगा। तो मुख्यतः ये ख्याल रखेंगे, तो नाभिकीय संलयन। और मुख्यतः पूछेगा जो रासायनिक रूप से सूर्य जो बना हुआ है किससे, तो हाइड्रोजन से। लेकिन मुख्यतः जब नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ हीलियम। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कि सूर्य से जो ऊर्जा तैयार होती है एक नाभिकीय घटना है, न्यूक्लियर फेनोमेना है। न्यूक्लियर फेना हैविंग टू कंपोनेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। मतलब नाभिकीय घटना में जो है ये चेन रिएक्शन है। ये भी बोलते हैं सब, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो नाभिकीय संलयन से मुख्य रूप से ऊर्जा तैयार होती है। अब मुख्य नहीं रहेगा तो नाभिकीय संलयन के साथ साथ नाभिकीय भी क्वेश्चन के रूप में, ये समझ गए। अब ये ऊर्जा तैयार कैसे होती है, तो यहां तो तैयार हुआ ये कोर में, ये कोर में तो तैयार हुआ मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन या नाभिकीय ये। तो यहां से ऊर्जा जो आती है कहां से, कोर से, ये जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह तक ऊर्जा जो आती है जिसको संवहन कहता है, ये ख्याल रखेंगे। संवहन मीन्स कंडक्शन द्वारा आता है। और हम तक जो ऊर्जा पहुंचती है यहाँ से बाह्य सतह, तो चूंकि ऊर्जा जो पढ़े होंगे फिजिक्स में E बराबर mc², यही है। तो चूंकि यह फोटोन के रूप में आता है, तो यही कारण है कि सूर्य के बाह्य सतह को फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल का। सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, ढंग का क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। 8 मिनट में पहुंचता है, ये है वो सब तो ट्रेडिशनल हो गया, तो कंसेप्चुअल से ख्याल रखेंगे। तो चूंकि ऊर्जा जो तैयार होती है पहुंचती है फोटोन के रूप में, तो स्फीयर का अर्थ होता है सराउंडिंग। तो यह बाह्य सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जहां का, यहाँ का तापमान जो आप शुरू से जानते हैं, यहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सी है, और यहाँ का 1.5 करोड़ है। एक वायुमंडल में चैप्टर आता है इंसोलेशन, सूर्याताप या सूर्याभिताप, तो उस पर इसकी फिर जरूरत एक बार पड़ेगी, तो अभी उसको बर्डन नहीं लेना। तो यहाँ से यहाँ आंतरिक तल जिसको कोर कहते हैं, ऊर्जा तैयार होती है मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन। मुख्य नहीं रहेगा तो नाभिकीय संलयन के साथ साथ नाभिकीय विखंडन, और वहां से तैयार ऊर्जा बाह्य सतह तक आती है जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्योंकि फोटोन के रूप में यहाँ ऊर्जा पहुंचती है, या फोटोन क्या है, ऊर्जा है, तो यही कारण है कि इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। थोड़ा इस पर और भी हम प्रेशर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, तो ज्यादा इसको घबराइएगा नहीं। ये प्रकाश सूर्य से हम तक जो ऊर्जा पहुंचती है, थोड़ा इसमें तो और बड़ा चैप्टर है, ज्यादा आपको टफ ना लगे, इसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये सूर्य कितना दूर है पता है, और यहाँ से सूर्य जो आती है इसी को इंसोलेशन कहते हैं। हम तक, आप तक, हम अब कहाँ है, यहाँ पर है। ये क्या है आपका, अर्थ सरफेस है, धरातल है जिस पर हम आप है, लिविंग बींग्स।
जो सब नॉन लिविंग है, तो ये सूर्याभिताप द्वारा आता है ऊर्जा। ये ख्याल रखेंगे, सब क्वेश्चन है, हो गया। और ये जो आपका है, ये क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल मीन्स, इस पर तो और बात करेंगे, वायुमंडल या वातावरण जिसको बोलते हैं, ये ऊर्जा जो जाती है इंसुलेशन, इसको कहते हैं रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। और एक छोटे और में अब ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये हम तक जो ऊर्जा आती है सूर्य से, यह शॉर्ट वेव के रूप में आती है। शॉर्ट वेव मीन्स लघु तरंग। ये तो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है कि ये इधर से आती है, लेकिन इसको न के बराबर गर्म करती है। जब यहां से जब रिफ्लेक्ट लौटती है, तब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस पर और थोड़ा पढ़िए, तब इस पर चर्चा करेगी। तो ये प्रक्रिया का नाम है इंसुलेशन, ये रिफ्लेक्शन है, जिसको हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। यह लघु तरंग के रूप में आता है, तो स्वाभाविक है दीर्घ तरंग होगा, दीर्घ तरंग के रूप में आता है। तो इसे गर्म, इस पर और भी बातें हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा लेंदी नहीं बना रहे हैं। और ये कंडक्शन क्या है, इस पर हम समझाएंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। तो ऊष्मा के संचरण के 3 रूप होते हैं। एक को रेडिएशन कहते हैं, विकिरण, एक को कहते हैं संचलन, एक को कहते हैं संवहन। तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ जोड़ देते हैं, ये कंडक्शन जो आपका है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन जो यहाँ पर है। ये कन्वेक्शन का हिंदी ही होता है संवहन, हो गया। कंडक्शन का होता है चालन। ये मुख्य रूप से जो होता है वो ठोस में होता है, ये ठोस तरल दोनों में होता है, या गैस तीनों में होता है। ये फिजिक्स में भी पढ़िएगा। तो मुख्यतः क्या होगा, सॉलिड में, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों में होता है। ये ख्याल रखेंगे, फिजिक्स में पढ़ना है। तो क्या दोनों में अंतर है, तो इसमें कंडक्शन मीन्स चालन में केवल ऊष्मा का संचरण होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है केवल। जैसे घर में खाना बनाते हैं, तवा या कोई रड है तो गर्म होता है, तो उसमें आता है ना कि तवा आपके पास है, आप चले जाते हैं, तो उसमें ऊष्मा का संचरण होता है। लेकिन ये कन्वेक्शन में, वायुमंडल में पढ़ाएंगे तो एक बार और भी आएगा। तो ये कन्वेक्शन में ट्रांसमिशन ऑफ हीट एलोंग विथ देयर कैरियर, केवल ऊष्मा का संचरण ही नहीं होता है, उसके बाहर का भी स्थानांतरण होता है। जैसे आप घर में किसी भी मीन से गैस चूल्हा पर, हीटर पर पानी गर्म करते हैं, तो आप देखते होंगे जैसे बॉटम पेंदी में जो आप गर्म किए तो नीचा वाला गर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, गर्म होगा तो हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला भी तो ठंडा है इसलिए भारी है तो नीचा आएगा। तो देखते हैं शुरू में पानी आपका नाचने लगता है, जब पूरा गर्म होता है तो ऐसे ऐसे होता है। तो वह प्रक्रिया जो है वो कन्वेक्शन है, संवहन। लेकिन घर में किचन में रोटी बनाते हैं, तवा में लगा हुआ आपका जो लकड़ी का, वो क्या है, लकड़ी बैड कंडक्टर होता है। अगर वो न लगेगा तो हाथ आपको जलने लगेगा, तो उसमें हीट आप तक पहुंचता है, तो कंडक्शन है और सॉलिड है। तो इसे कई क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के जोड़ के, तो ज्योग्राफी साइंस है, तो कंडक्शन चालन केवल सॉलिड में होता है, ये जो सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, कंडक्शन में केवल चालन में हीट का ट्रांसमिशन, ऊष्मा का संचरण होता है, लेकिन कन्वेक्शन में, संवहन में ऊष्मा के बाहर का भी स्थानांतरण होता है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये सूर्य हो गया है। अब इसमें सूर्य तो आपने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने बताया कि मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है, कंस्टलेशन क्या है, स्टार क्या है। स्टार जिसका एग्जाम्पल सूर्य है। तो अब सौर परिवार थोड़ा इसको देख लीजिए। इतना आप सुनिए, बार बार किसी कहीं का किताब देखिए, कोई क्वेश्चन बना कर देखिए, सबका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर वे में सब जो और कुछ वीडियो तैयार हो रहा है तो आप सब देखिएगा, एक एक करके सब आपको मिलेगा। तो अब एक आइए सुनते होंगे, सौर परिवार का नाम सुने हैं।
इसको सौर मंडल भी आप लिखते हैं, सौर मंडल है, सोलर सिस्टम हो गया। इस बार आया था, जिस 30 को परीक्षा हुआ उसमें आया था ये सौर मंडल सौर परिवार का प्रधान कौन है जिसके इर्द गिर्द, वही तो केवल सेंटेंस नहीं बोले, सेंस वही था, तो उसमें सूर्य आंसर होगा। जो लोग दिए थे वो देखे होंगे, आंसर भी उसका आ गया है आयोग, और आप भी जानते होंगे। तो परिवार कहलाने के लिए किसका परिवार, सूर्य तो सूर्य तो एक प्रकार का क्या है, तारा है, पढ़ चुके हैं। तो परिवार कहलाने के लिए देयर मस्ट बी ए हेड ऑफ द फैमिली, परिवार कहलाने के लिए परिवार का हेड का होना जरूरी है, यानी पेरेंट का होना जरूरी है। विदाउट पेरेंट कांट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ फैमिली, माता पिता के बिना परिवार की बात नहीं की जा सकती है। तो किसका परिवार था, सूर्य का। इस परिवार का कौन है, सूर्य जो है से प्रधान है। यही पूछा था 30 सितंबर के जो बीपीएससी के परीक्षा PT2 इसमें यही पूछा था। तो सौर परिवार किसका परिवार था, सूर्य का। तो क्या कहेंगे, तो सूर्य एवं अनखगोलीय पिंड, सब प्रॉपर वे में है, ये बुक के अनुसार नहीं है, ये नोट के अनुसार चल रहे हैं। जब आप कोई चीज पीछे वाला चीज समझिएगा तब आगे आपको हेल्प मिलेगा। तो सूर्य एवं अनखगोलीय पिंड, तो अनखगोलीय पिंड में क्या, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहते हैं। जैसे परिवार में पेरेंट है तो उसके बेटा बेटी है, उसके कुछ है, उसके कुछ है, ये ठीक है। और उधर पढ़ते हैं सोशल साइंस में, परिवार कहलाने के लिए देयर मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली। परिवार को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली वो तो उतना भी लेंदी, अभी कुछ पढ़िए तो सब मेंस का चीज है। तो परिवार कहलाने के लिए देयर मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज पेरेंट, विदाउट पेरेंट कांट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ फैमिली, पेरेंट के बिना माता परिवार की बात नहीं की जा सकती। अब ज्योग्राफी में आ जाइए तो किसका परिवार, तो सूर्य का परिवार। सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो उस परिवार में कौन होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, अनखगोलीय पिंड है। तो क्या इसको डिफाइन करेंगे, सूर्य एवं अनखगोलीय पिंड को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहा जाता है। इस परिवार का, सौर परिवार का प्रधान यानी पेरेंट जो है से सूर्य है, और सूर्य एक प्रकार का तारा है, अभी तुरंत आपने पढ़ा है। अब इस परिवार में कौन कौन आएंगे, तो इसके बाद जो आता है वह आता है ग्रह, प्लेनेट। अभी पिछले वीडियो में हमने बोला है कि ग्रह किसको कहते हैं, तो सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी which revolves around the sun on particular path and does not emit heat or light is termed as, पहले केपलर यही ना कहता है कि सूर्य के चारों तरफ, कोपरनिकस के पिछले वीडियो से आप कंपेयर करके, दोनों एक चीज है ना। तो केपलर कहते हैं उसका क्या, हेलियोसेंट्रिक, माने सौर मंडल का, सौर परिवार का प्रधान जो है सूर्य है, और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसको आगे जाके केपलर जो है काटते हैं, क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं लेकिन खास पथ पर, और वह पथ का आकार क्या, इलिप्टिकल, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार, शायद समझ गए होंगे। तो यहाँ प्लेनेट क्या होगा, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाना तो कॉमन वर्ड है, ये फिजिक्स का चीज है। अपने एक्सिस पर कोई बॉडी चक्कर लगाता है तो आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रोटेशन, घूर्णन कहा जाता है। किसी बॉडी के राउंड चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज तो उसको रिवॉल्यूशन, परिक्रमण या परिभ्रमण, ये ख्याल रखेंगे, सब जरूरत पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं। ज्योग्राफी साइंस का हिस्सा है, कुछ ही पार्ट है जिसको इसको नेचुरल साइंस से हटा दिया गया है। तो फिजिक्स में पढ़ते हैं आइदर रोटेशन आइदर रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन अपने अक्ष पर, कोई भी आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई गाड़ी, तो एक्सिस पर, एक्सल पर चलता है, तो अपने एक्सिस पर जो चक्कर लगाता है उसको रोटेशन, घूर्णन हम लिखेंगे, अभी पृथ्वी में आगे लिखेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन टर्म समझे रहिएगा तब ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, जहां न समझिएगा तो अटपटंग लगने लगेगा। इसलिए बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, समझते चलिएगा तो सब हंसते खेलते सब समझ लीजिएगा। तो कोई बॉडी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो इसको घूर्णन, रोटेशन कहता है। किसी बॉडी के राउंड के चक्कर लगाती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो लिखाएंगे दिन रात का होना,
दिन रात का छोटा बड़ा होना, सुबह शाम होना, वो सब आगे इसी के बाद आएगा, एक दो वीडियो के बाद आएगा, वहां पर हम पहुंचेंगे तो ये सब फिर समझिएगा। तब फाइनली क्या होगा कि ग्रह कहते किसको हैं, तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पर माने ऑर्बिट पर क्या करते हैं, तो अभी तत्काल बोलिए चक्कर लगाते रहते हैं, तथा जो ऊष्मा एवं ऊर्जा नहीं देता है, प्रदान नहीं करता है, वह क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। इधर डिफिनीशन हो गया, कहीं लिखना होगा तो एलपीटी में तो लिखना नहीं रहता है, आपको समझना रहता है, डिफिनीशन में कभी पूछता है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है 8 है। ग्रहों की संख्या जो थी 9 थी, जिसको कुबेर आप कहते थे, तो 24 अगस्त 2006 को यूरोपीय कंटिनेंट चेक गणराज्य में IMO जो कहता है अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल संगठन कहता है, वहां पर इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, यम कुबेर जिसको प्लूटो इंग्लिश में बोलते थे, तो अब वो हटा देने के बाद जो है ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, हो गया आप जानते हैं। लेकिन इन 8 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं, पिछले वीडियो में इस पर हमने बात किया है कि इन 8 ग्रहों में अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसकी दिशा शेष ग्रहों से भिन्न होती है। तो क्या भिन्न होती है उस पर चर्चा, तो दिशा से मतलब है आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो अब बच्चे से जानते हैं, जो घड़ी ऐसे चलती है बाएं से दाएं, और तो इसको क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, बाएं को अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि बाएं को पश्चिम आपको कंसीडर करना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब बाएं से दाएं का मतलब ज्योग्राफी में क्या होगा, पश्चिम से पूरब। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या, दाएं से बाईं हो, तो दाएं को ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है, पूरब। या तो क्लॉकवाइज या इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो दिशा यही ना है आपका। तो इन 8 ग्रहों में ऐसे 2 ग्रह है अरुण और शुक्र जिसकी दिशा शेष ग्रहों से भिन्न होती है। तो क्या भिन्न होती है, तो ग्रहों का जो रिवॉल्यूशनरी डायरेक्शन होता है, रिवॉल्यूशनरी माने सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो दिशा होता है वह सबों का समान होता है। अगर भिन्नता होती है तो उसके घूर्णन के दिशा, तो घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमने में, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, पहले तो घूर्णन बोल नहीं सकते हैं, तो चक्कर लगा देती है। तो यही कारण है कि पृथ्वी का रोटेटरी पीरियड, घूर्णन काल अथवा दैनिक गति, सब क्वेश्चन बोले अभी आया नहीं, आगे के टॉपिक में ही आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटों में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल रोटेटरी पीरियड अथवा दैनिक गति कही जाती है। इस पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है, सब आगे आएगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन सब क्वेश्चन है, समझ के रहिए। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, तो स्वाभाविक है वो घूर्णन काल था, तो ये क्या होगा, परिभ्रमण काल होगा। वो 24 घंटा में तो दैनिक गति थी, वार्षिक गति थी, घूर्णन से दिन रात होता है, यहाँ क्या होगा, ऋतुगत परिवर्तन होगा। ये सब अभी एक बार और आएगा तो बोलेंगे, अभी डायरेक्शन की बात करते हैं ना। तो इन 8 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं इसकी दिशा शेष 6 ग्रहों से भिन्न होती है। दिशा की बात होती है तो सभी ग्रहों का रिवॉल्यूशनरी डायरेक्शन, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको रिवॉल्यूशनरी डायरेक्शन कहते हैं, तो सबों का सेम होता है। लेकिन रोटेटरी जो डायरेक्शन है, अपने अक्ष पर घूमने का जो दिशा है वो भिन्न होता है। तो उसमें से 6 जो है से एक किस्म है, और अरुण और शुक्र, यूरेनस और वेनस का दिशा भेद, तो सबका दिशा जब आएगा तो हम उस पर फिर चर्चा करेंगे, इतना आप ख्याल रखेंगे। इन 8 ग्रहों में ऐसे 2 ग्रह अरुण और शुक्र इसकी दिशा शेष ग्रहों से भिन्न होती है। किसकी दिशा क्या होती है, कितना उसका घूर्णन काल है, कितना उसका परिभ्रमण काल है, कितने उपग्रह है, सब वही अगले वीडियो में आपको मिलेगा। कंटिन्यूटी में रहिएगा। थैंक यू। अरे तुरा लेता भी कल
अच्छा फिर बना लेबे कथी लगा अरे दब के ले गथी